इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई भी रिएक्शन दिया हो उसके लिए आप निकाल लेंगे। लास्ट वाले जो रिएक्शन हमने करा था उस रिएक्शन में हमने किया क्या था, रिएक्शन में जरा सा ध्यान दे दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें, फालतू बातें ना करें, बोर्ड पे ध्यान दें। देखिए पहला फर्स्ट जो केस था उसमें हमने क्या किया था, रिएक्शन को रिवर्स किया था। जब रिवर्स किया तो केसी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो गया, 1 में आ गया। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, मल्टीप्लाई किया था हाफ से, या हाफ कर दिया था पूरे रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को, हाफ कर दिया हमने, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नया केसी जो आया था वो क्या आया था, ओल्ड केसी का रूट आ गया था। ठीक है, आप क्या सोचते हो अगर 1/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब में आ जाएगा। अगर 1/3 करेंगे ना, यहाँ हम 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, अगर 1/3 कर देंगे तो क्यूब में आ जाएगा नया केसी। ठीक है, अब जो लास्ट कंडीशन थी उसमें हमने क्या करा था, अगर ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, तो C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, और CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। फाइन, और एक और रिएक्शन दी हुई थी C प्लस O2 गिव्स CO2। तो इसमें क्या है, अगर किसी रिएक्शन को आप दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दीजिए, किसी रिएक्शन को अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दीजिए, तो जो उसके ब्रेक वाले पार्ट होते हैं उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है टोटल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ब्रेक कैसे किया हमने ये देखो, अगर इन दोनों रिएक्शन को आप एड अप करते हो, यहाँ पे देखिए इन दोनों रिएक्शन को अगर आप एड अप कर देते हो, C प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 LHS से LHS को जोड़ दीजिए, RHS से RHS को, तो आप क्या सोचते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे CO है और राइट हैंड साइड पे CO है, तो कट जाएंगे एक दूसरे से। तो ओवरऑल में रिएक्शन क्या बनने वाली है, C और हाफ O2 क्या हो जाएगा 1O2, O2 गिव्स CO2, CO CO कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड रिएक्शन है इसको तोड़ करके बनाई गई थी सेकंड और फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन का को मिलकर के ये कौन सी रिएक्शन बनी हुई है, थर्ड रिएक्शन बनी है। तो जो फाइनल रिएक्शन बनी हुई है अगर उसका हमको केसी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फाइनल का आ जाएगा। क्लियर होती है बात? ये देखिए यही किया था हमने, K1 K2 निकाला था, तो लास्ट में हमारा जो फाइनल रिएक्शन का K आया था वो क्या आया था, K1 मल्टीप्लाइड बाई K2। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इस पे जेई में सवाल आ जाते हैं कई बार। K1 K2 K3 एक ही रिएक्शन को तीन पार्ट में स्प्लिट कर दिया, K1 K2 K3 दे दिए उनके वो कांस्टेंट, और उसका जो टोटल है वो रिएक्शन नीचे लिख दिया, उसकी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो सीधे सीधे क्या करना है, अगर तीनों को जोड़ने पे चौथी रिएक्शन लास्ट वाली मिल रही है, इसका मतलब ये जो चौथी वाली है वो 1 2 3 को स्प्लिट किया हुआ है उससे बनी हुई है। तो जिससे बनी है उनके सबके केसी क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ओवरऑल रिएक्शन का केसी आ जाएगा। क्लियर है बात? तो एक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि आपका केसी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू केसी ऑफ फर्स्ट, केसी ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय डैश डैश डैश। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डैश डैश डैश, ये क्या है, स्प्लिटेड पार्ट है। उस रिएक्शन को अगर कई पार्ट में ब्रेक करके लिखा जाए तो जो स्प्लिटेड पार्ट है उनके के सी को मल्टीप्लाई करने से ओवरऑल रिएक्शन का के सी निकल आएगा। तुम्हारे पास वो मार्क
वाला है? अरे नहीं, वो जो ऐप है। हाँ, उसमें वो डालो। यही वाले चैप्टर के नाम के क्वेश्चंस डालो जल्दी से। जेई डाल दो। जेई डालोगी ना तो आ जाएंगे दोनों मेरे ख्याल से। आया हुआ है, अगर मिल जाता है तो करवा देते हैं। केमिकल का डाला है। क्वेश्चन लिखो, ध्यान से देखिएगा जरा। है किसका? टू 2021 में आया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों को आवाज क्लियर है? देखो, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझना, क्योंकि 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन उठाया गया है, रिएक्शन वहां से उठाई गई है और क्वेश्चन बनाया गया है केसी का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बता रही। एक रिएक्शन दिया Cu+2 NH3 के साथ कंबाइंड करता है। K1 इसके लिए कांस्टेंट दिया हुआ है, CuNH3 होल ट्वाइस +2 बन जाता है। ठीक, इसके लिए जो Kc की वैल्यू दी हुई है वो K1 दी हुई है। दूसरा देखो, दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है CuNH3 होल ट्वाइस +2 में एक और NH3 जुड़ता है और ये बना लेता है CuNH3 होल थ्राइस पहले वाले में 1 बनता है, फिर दूसरे वाले में 2 बनता है, एक एक ऐड होता जाएगा अमोनिया। दूसरे वाले में 2 बन गया, तीसरे में इसी में फिर से जुड़ रहा है 2 वाले में। अब जुड़ जाता है आपका एक और अमोनिया, इसके लिए K2 दिया हुआ है, ये 2 है। एक एक अमोनिया जुड़ता जा रहा है, देख रहे हैं? एक एक अमोनिया जुड़ता जा रहा है और रिएक्शन के लिए K1 K2 और इसके लिए दिया हुआ है K3। रिएक्शन जा कहां तक रहा है? 4 तक। CuNH3 होल थ्राइस +2 में एक और अमोनिया जुड़ गया, 4 तक ही लिखने। थ्री है, यहाँ 4 हो गया ना। देखो, अमोनिया एक एक जुड़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, 4 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं।
पहले कॉपर +2 में एक अमोनिया जुड़ा, कॉपर NH3+2 चार्ज वाली एक स्पीसीज बन गई, एक कंपाउंड बन गया, कह सकते हैं आप K1। इसके लिए Kc दिया हुआ है। दूसरे के लिए इसमें फिर से एक NH3 जुड़ गया, दूसरे के लिए K2 दिया है, दूसरे रिएक्शन के लिए, तीसरे के लिए K3, चौथे के लिए K4 दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, वो पूछा है ये सारी इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया थोड़ा सा घुमा करके, CuNH3 होल 4 +2 का ओवरऑल डिसोसिएशन overall equilibrium constant for dissociation। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये K1 K2 K3 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, हम वैल्यू लिख नहीं रहे। ठीक, प्रोसेस समझ लेते हैं क्या करना है। अगर बात करें एक्सप्लेन करूं, देखो अगर इस रिएक्शन को देखो आप, Cu+2 NH3 Cu NH3+2 फिर Cu NH3 फिर NH3 फिर NH3 होल ट्वाइस हो गया, फिर NH3 होल थ्राइस हो गया, फिर NH3 होल 4 हो गया। ठीक, स्पीसीज जुड़ती जा रही है। अगर पूरी रिएक्शन को जोड़ दो सबको, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, तो आप क्या देखोगे, बचता क्या है वो देखते हैं। ये देखो, अगर सबको हम, ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है, अगर हम सबको क्या कर दें, एड अप कर दें, तो आपको बताया है रिएक्शन एड अप होने में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम चीजें होती है वो कट जाती हैं। देखो यहाँ पे CuNH3+2 चार्ज, यहाँ पे CuNH3+2 चार्ज, ये कट जाएगा, यस और नो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये रिएक्शन है x + y = -z, और यहाँ पे लिखा हुआ -z + x = ये -c। ठीक है, कोई नंबर है ये, जब सबको जोड़ोगे ये क्या बनेगा, x + y + x - z, और इधर क्या बन जाएगा, -z -c। तो ये -z और -z कट जाएंगे। यही बात मैं बता रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर सेम हो तो आपके क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक, आप लोग को समझ आ गया था, किसी एक को नहीं आया था तो उसी को मैं बता रही हूँ। अब जो सेम चीजें हैं वो कट जाएंगी, जो बची हुई चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ करके लिख देंगे। तो लिखते हैं, इधर से देखो CuNH3 होल ट्वाइस +2 और CuNH3 होल ट्वाइस +2, ये भी कट जाएगा। फिर CuNH3 होल थ्राइस +2 CuNH3 होल थ्राइस +2 कट गया। बचता क्या है, Cu+2 1NH3 2 3 4 4NH3। तो लिखें ओवरऑल रिएक्शन, Cu+2 + 4NH3, और बाकी क्या बचता है आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, केवल ये वाला बचा, लास्ट वाला। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है?
ठीक। इन सब के लिए K1 K2 K3 K4 दिया हुआ था। अगर हम ओवरऑल के लिए K निकालना चाहते हैं, इस रिएक्शन के लिए अगर हम K निकालना चाहते हैं तो निकल आएगा। अभी यही तो बात सिखाई थी, यस और नो। मान लो सबकी वैल्यू, हाँ, जब लास्ट रिएक्शन में ये जब सॉल्व किया था, ये लास्ट रिएक्शन में हमने ऐड किया है इसको, इसी बेसिस पे तो किया। हाँ, तो वो भी इसी तरह हो रहा है, एक ही रिएक्शन को स्प्लिट करके लिखा गया है। ऐड नहीं किया, अभी यही तो सिखाया था, उस समय ध्यान कहाँ था। गलत, बहुत ही गलत बात है। क्लासेस स्टार्ट यहाँ से की है ना, स्प्लिटिंग से, क्योंकि ये क्वेश्चन बताना। ठीक, तो इस रिएक्शन के लिए K निकल आया। मान लो कुछ वैल्यू दी हुई है, सपोज इसकी 2 दी थी, इसकी 3 दी थी, 4 दिया था, 5 दिया था, तो वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आ जाए। कितनी आ जाएगी, निकाल लो, 120। ठीक, आ गई। अब ये अगर K हम देखें तो ये K होगा इसके फॉर्मेशन का, इस कंपाउंड के फॉर्मेशन का, CuNH3 होल 4 + 2 के लिए K ऑफ फॉर्मेशन ये है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम बोल सकते हैं K ऑफ फॉर्मेशन, या इसी को एक और नाम देते हैं। इस क्वेश्चन में जो इन्होंने नाम दिया है, इसको नाम दे दिया है K स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये बनना। इन्होंने ये जो K1 K2 दिए हैं ना, इनको लिखा हुआ है K1 K2 K3 K4 आर स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। स्टेबिलिटी का मतलब है प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक, तो आपने टोटल रिएक्शन के लिए क्या निकाल लिया, K निकाल लिया। इसका मतलब आपने टोटल रिएक्शन के इसके फॉर्मेशन के लिए आपने K निकाल लिया, या K स्टेबिलिटी निकाल लिया। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा है ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन। स्टेबिलिटी का मतलब फॉर्मेशन के लिए, और पूछा क्या है इन्होंने, डिसोसिएशन के लिए। तो ओवरऑल रिएक्शन तो यही है, डिसोसिएशन का मतलब रिवर्स कर दो। हमें किसके लिए बताना है, हमें बताना है CuNH3 होल 4, लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया है इन्होंने, +2 को तोड़ दो Cu+2 में और 4 NH3 में। इसके लिए आपको K निकालना है। ठीक है, तो अब हम K फॉर्मेशन निकाल चुके हैं इस रिएक्शन के लिए, K फॉर्मेशन निकाल चुके हैं 120। अब हमने डिसोसिएशन के लिए जब रिएक्शन लिखा तो वो उल्टी हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई, तो अब Kc भी क्या हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाएगा। जब रिएक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, पहला यही सिखाया था आपको फर्स्ट स्टेप में कि रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, Kc इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या है, जो हमने लिखा था K फॉर्मेशन उसी का 1 कर दो तो क्या आ जाएगा, K डिसोसिएशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/1। इस क्वेश्चन में K1 K2 K3 K4 दे करके घुमा किसमें दिया था, घुमाया गया था लैंग्वेज में, वैल्यूज दी थी K1 K2 K3 की वैल्यू बड़ी बड़ी दी थी, मैंने छोटी छोटी दे दी आपको।
ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मेशन या स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे कांस्टेंट की, तो इसका मतलब वो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। और जब डिसोसिएशन की बात करेंगे तो वो कंपाउंड क्या हो रहा है, टूट रहा है। बात क्लियर है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी उससे हमने फॉर्मेशन निकाल लिया और फिर उसके बाद उसको जस्ट इनवर्स करके डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक। वो बच्चे जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब नहीं समझ पाए थे क्योंकि फॉर्मेशन वर्ड वहां नहीं लिखा था, वो लैंग्वेज में घूम गए थे। ठीक है, चलिए। सिंपल क्वेश्चन तो कर लेंगे। किसी इक्वेशन में अगर इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई है तो आप सिंपल क्वेश्चन निकाल लेंगे, कैसी वैल्यू रख करके सबकी निकाल लेंगे पक्का। ऑनलाइन वालों की आवाज नहीं आई। चलो कुछ ग्राफ भी नोट कर लो, ये वैसे बता दिया आपको तो, कंसंट्रेशन और टाइम के बता दिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, केसी की बात तो बता दी थी आपको। अब एक और चीज देखो, जैसे केसी हम लिख रहे हैं किसी इक्वेशन के लिए, केसी, ठीक। तो केसी की राइटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया है, CaCO3 gives CaO plus CO, ये दिया है सॉलिड, ये दिया है सॉलिड, ये बना है गैस, ठीक। केसी लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ CaO multiplied by active mass of CO2 divided by active mass of CaCO3, ठीक। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको CO2 ही रखते हैं और इसको कर देते हैं 1। अब आप पूछोगे इनकी वैल्यू हमने 1 क्यों ले ली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई स्पीसीज सॉलिड है या कोई स्पीसीज लिक्विड है, अगर स्पीसीज कैसी है, सॉलिड या लिक्विड है, तो इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ बहुत कम चेंज होता है। इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ बहुत कम चेंज होता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, इसलिए हम इसको यूनिट मानते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सॉलिड का अगर आपको एक्टिव मास लगाना है तो क्या लेंगे 1, और अगर कोई लिक्विड बन रहा है उसका एक्टिव मास आपको यूज करना है तो क्या यूज करना है 1। वैल्यू कितनी लेनी है 1, ये रूल की तरह आप याद रखिए। तो अगर इसके केसी का एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया जाए तो इसके केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ CO2, ठीक है। इसके एक्टिव मास में CaCO3 और 3AO नहीं आएंगे क्योंकि उनकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यूनिट। क्लियर है बात। अब देखो हमने केसी की बात कर ली, अब एक नया टॉपिक हम लोग सीखते हैं, यस की यूनिट पहले सिखा दे फिर केपी सिखा दे। अगर हमें किसी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट लिखनी हो किसी रिएक्शन के लिए, क्या लिखनी हो, यूनिट, तो
तो कैसे लिखेंगे? यूनिट अगर लिखनी हो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, केसी की लिखनी हो यूनिट, ठीक? तो क्या करना है, सबसे पहला काम रिएक्शन लिख लो और रिएक्शन के टर्म्स में केसी को लिख दो। जैसे मान लो हमारे पास ये था, ये रिएक्शन है, सपोज H2 प्लस I2 गिव्स बन रहा है 2H, ठीक है? तो अगर इसके लिए केसी लिखना है तो क्या लिखना है, प्रोडक्ट जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऊपर चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ H2, ये हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं सब लोग? एक्सप्रेशन लिखना तो अब सब सीख गए ना। जो कंसंट्रेशन होती है वो ली जाती है मोल पर लीटर में। किसी की भी अगर यूनिट निकालनी है तो जिसके टर्म्स में लिखा है उसकी यूनिट लिख दीजिए आप। तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर में आ जाएगा। और नीचे ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में, और आयोडीन की भी। तो क्या देख पा रहे हो, पूरा टर्म कट जाएगा, मोल का स्क्वायर लीटर का स्क्वायर, और नीचे भी वही चीज है पूरी, तो पूरा टर्म कट जाएगा। तो इसके केस में क्या आ जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक, अगर रिएक्शन को चेंज कर दें तो चेंज भी आ सकता है। कोई नोट कर रहा है? हम्म, हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट आप करके बताएंगे। आपको लिखना है केसी का यूनिट, रिएक्शन दी हुई है आपको, इसको बोलते हैं अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस है। यूनिट बता दो जल्दी से निकाल के। केसी लिखने आ गया है सबको, तो यूनिट बता दो। हम्म, आ गया। बताया जाए। पहले केसी का एक्सप्रेशन लिख दें, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट,
क्या हो गया, ऊपर मोल पर लीटर का स्क्वायर है और नीचे क्या है, यहाँ पे मोल पर लीटर और यहाँ पे क्या है, थ्राइस है ना। तो टोटल में कितना हो जाएगा नीचे पावर, मोल पर लीटर 4 पावर हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी तो कितनी आ जाएगी। ये सबको काट पीट करने आता है ना, मैथ्स तो आती होगी सबको। मोल पर लीटर की पावर कितनी आ गई, -2। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, है ना, सही है। नहीं अभी बताते हैं इसकी, बेसिकली तो इसकी यूनिट जो होती है ना, वो आपको लेते हैं इसको एक्टिविटी के कंपैरिजन में। एक्टिविटी के कंपैरिजन में मतलब कि 1 मोल पर लीटर के कंपैरिजन में देखते हैं। तो अगर 1 मोल पर लीटर के कंपैरिजन में इनको देखोगे, इनके एक्टिव मासेस को, तो वो तो डिवाइड होके सारे कट जाएंगे, तो वैसे यूनिट लेस है ना। पर अगर यूनिट पूछी जा रही है किसी इक्वेशन में तो इस तरीके से निकालेंगे ऐसे। वैसे बेसिकली अभी एक चीज और समझाते हैं, उस पे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि भाई ये जो है वैसे क्या लिया जाता है आपका, ये नंबर लिए जाते हैं, यूनिट लेस लिए जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पूछ ले तो अब केसी के साथ साथ हम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सीखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केपी। क्या बोलते हैं उसको, केपी। तो केपी समझ लेते हैं क्या है। अभी हमने जब एसी लिखा था तो उसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या लिखी थी, कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम लोग इफ वी यूज partial pressure of reactant and product, then Kc becomes, Kc ना लिखो, Kc से कंफ्यूज हो जाओगे, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट becomes Kp, then equilibrium constant becomes Kp। मतलब जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को यूज कर रहे थे एक्सप्रेशन में, तब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते थे के सी फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। और जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर को यूज करोगे उसमें, तो आप क्या लिखोगे उस कांस्टेंट को, केपी, नया नाम दे दिया। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास यही इक्वेशन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक। केसी लिखा था अभी हमने, अब हम इसके लिए क्या लिखना चाह रहे हैं, केपी। केपी में क्या नया टर्म यूज करना है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को शॉर्ट में मैं लिखूंगी पीपी। क्या लिखूंगी शॉर्ट में, पीपी। तो अगर केपी लिखना है आपने तो केपी आप ऐसे लिखोगे, पीपी ऑफ NH3 रूल वही है, स्क्वायर में जाएगा ऊपर, वहां पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाते थे जिसको हम एक्टिव मास बोलते थे, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट लगाया जाएगा।
जैसे ही आपने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मतलब आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो। पीपी ऑफ NH3, यहाँ पे आ जाएगा पीपी ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। किसको? हाँ हाँ, इसके लिए सिंपल ब्रैकेट। वो दूसरी चीज है। ठीक है, क्लियर है बात? ये केपीकेसी की बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, फास्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिक नहीं समझ में आएगा तो मामला आगे नहीं बनेगा। अब देखो, ध्यान क्या रखना है इस फॉर्मूला में कि जब आप केसी लिखते हो, केसी का फॉर्मूला यूज करोगे, तो जो भी कंसंट्रेशन आप लिखते हो, कंसंट्रेशन जो यूज करोगे उसमें वो कौन सी कंसंट्रेशन होनी चाहिए? एट इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन दी थी वो आपने यूज कर दी। कौन सी कंसंट्रेशन यूज करनी? इक्विलिब्रियम पे उन सब्सटेंस की जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको यूज करना। ठीक, वैसे ही केपी के लिए जब आप पार्शियल प्रेशर लिखोगे किसी का भी, तो आप क्या लिखोगे? एट इक्विलिब्रियम वो कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर रहा। ठीक, अब एक पॉइंट आता है कि अगर क्वेश्चन में आपको पार्शियल प्रेशर सबके दिए हुए हैं तब तो आप वैल्यू रखोगे, रिएक्शन लिखोगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? निकालने आता है किसी को पार्शियल प्रेशर? चलो सीख लेते हैं पार्शियल प्रेशर निकालना। किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है, मान लो कोई मिक्सचर है, ठीक, इसी का ले लेते हैं, रिएक्शन चल रही है, N2 प्लस H2 gives 2NH3, ये बनता है। ठीक, ये गैस, ये गैस, ठीक, कुछ नाइट्रोजन कुछ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कुछ अमाउंट में अमोनिया बना रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, तो इक्विलिब्रियम पे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों होंगे कुछ कुछ अमाउंट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे तीनों गैसेस का मिक्सचर होगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर एट इक्विलिब्रियम अगर आपको टोटल प्रेशर पता है, क्या पता है आपको? टोटल प्रेशर मालूम है, से पी, उसको हमने क्या मान लिया? ठीक, और इक्विलिब्रियम पे सबके मोल्स पता है। एट EQ आपको अमोनिया का मोल पता है, X है मान लो, ठीक, एट EQ नाइट्रोजन का मोल आपको पता है, Y है सपोज, और एट EQ आपको हाइड्रोजन के मोल्स पता हैं, Z। ठीक, तो आपको केपी में क्या क्या चाहिए था? केपी जब आप लिख रहे थे तो आपको पार्शियल प्रेशर अमोनिया का भी चाहिए, नाइट्रोजन का भी चाहिए, हाइड्रोजन का भी चाहिए, तभी आप वैल्यू रख पाएंगे। तो किसी का भी अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? पीपी निकालना है अगर किसी का भी पार्शियल
प्रेशर अगर निकालना है ऑफ एनी गैस इन मिक्सचर, तो क्या करेंगे, उस गैस के मोल्स, मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक, जैसे मान लो पहला हमने अमोनिया के लिए एक्स लिया था ना मोल्स, मान लो निकालना है पीपी ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, अमोनिया का। तो अमोनिया के मोल्स हमने कितने लिए थे, अमोनिया के मोल्स लिए थे x, तो जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसके मोल्स ऊपर रख दीजिए, नीचे रख दीजिए टोटल मोल्स, मिक्सचर में जितनी भी चीजें हैं सबके मोल्स को टोटल कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, और टोटल प्रेशर हमने कितना माना था P। अब आप ये ना सोचे कि ये हम सब मान रहे हैं, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन, तो पीपी ऑफ अमोनिया ये आ गया। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो पीपी ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर P। ऐसे ही अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो Z बाई, मतलब जिसके भी पार्शियल प्रेशर निकालने उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम। चलो, जिसको नोट करना है नोट कर लो। हाँ, हम्म, शांति शांति बनाए रखें, शोर न मचाएं। पानी चाहिए, क्या चाहिए, नाश्ता दे दो उसको। आज तो क्लास में एकदम धमाल ही मचा हुआ है। हाँ कभी कभी होता है। हिंदी में कहते हैं इसको क्या, संजोग, संयोग, संजोग, संयोग बोलते हैं। संजोग देसी वर्ड है।
हो गया? चलो भैया, कर लिया। पीपी की बात हो गई, ठीक। अब पार्शियल प्रेशर में भी अगर आप कोई रिएक्शन, वही वाली उसी तरीके की रिएक्शन हमको मिल गई, अगर सपोज ये वाली, ये रिएक्शन है, ये, ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस, ठीक। तो आपको पता है कि प्रेशर जो काउंट किया जाता है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं काउंट करते। किसके लिए काउंट करते हैं प्रेशर? गैसेस के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब पीपी के कैलकुलेशन में पीपी ऑफ KClO3 को भी क्या लेना है? यूनिट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है, मतलब लेना ही नहीं है एग्जैक्टली। तो पीपी ऑफ KCl को भी क्या ले लेंगे? यूनिट, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड। तो अगर इसके Kp का एक्सप्रेशन हमें लिखना है तो क्या आएगा? Kp इज इक्वल टू, Kp का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? Kp इज इक्वल टू KCl O2, सीधे सीधे हटा सकते हैं हम लोग, है ना। ये वाला ब्रैकेट ना लगाएं, अच्छा वाला ब्रैकेट लगा लें, सिंपल वाला। ये ब्रैकेट लगाते ही क्या मतलब हो जाएगा? तो जैसे ही आपको कोई सॉलिड दिखाई दे, आप उसको लिखिए ही नहीं, हटा दीजिए सीधे। हटा दिया ना। तो इसका मतलब अगर इस रिएक्शन के लिए Kp लिखना था तो Kp की वैल्यू क्या आएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और उसका पावर क्या लगेगा? 3। बाकी कुछ इसके एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। सॉलिड और लिक्विड को हटा दिया जाता है, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं लाते हैं, पड़े रहेंगे ऐसे। किसके? ऑटो? अच्छा, बता देना। चलो, अब देखो, अब अगर सपोज आपको किसी रिएक्शन का Kc मालूम हो और आपको Kp निकालना हो, या Kp मालूम हो और Kc निकालना हो, तो उसके लिए Kp और Kc में रिलेशन आपको निकालना सिखाया जाता है 11th क्लास में। उसको निकालने का डेरिवेशन मैं कल सिखाऊंगी, उसका एप्लीकेशन और फॉर्मूला आज सिखा देती हूँ, ठीक है। हाँ, क्यों? क्यों? 15 मिनट, 15 मिनट में छोड़, ठीक है। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, इसका डेरिवेशन 11th में आ सकता है, और जेई में डेरिवेशन तो नहीं आता है, पर कल सिखा दूंगी कैसे आया, ठीक। अभी तो फॉर्मूला याद रखिए, Kp और Kc में किसी भी रिएक्शन के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप। Kp इज इक्वल टू होता है Kc मल्टीप्लाइड बाय RT, और पावर लगाते हैं हम लोग डेल्टा N। क्या लगाते हैं पावर? डेल्टा N।
अब डेल्टा एन क्या है? केपी और केसी तो आप जानते ही है। हाँ, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर जिस पे वो रिएक्शन हो रहा होगा इन केल्विन। अब बात आती है किस पे? डेल्टा एन पे। डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितने गैसियस गैस मोल्स हैं प्रोडक्ट में माइनस गैसियस मोल्स हैं जितने रिएक्टेंट में। एग्जाम्पल से बताते हैं तो बात समझ में आएगी। फॉर्मूला लिख लो पहले। भूवी वेरोनिका क्लियर है? चलो बताएं। देखो, जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन दिया, N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब आप बोलोगे बार बार यही रिएक्शन क्यों लेती है मैम? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछते हैं एग्जामिनर भी। ठीक है, लेने को हम कोई भी और भी बहुत सारी ले सकते हैं। N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी क्या है? गैस। ठीक, क्या निकालना है आपको? गैसियस मोल्स निकालने हैं प्रोडक्ट के माइनस गैसियस मोल्स किसके? रिएक्टेंट के। यही होगा डेल्टा। तो प्रोडक्ट में देखो ये मोल्स होंगे, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस इक्वेशन में ये होते हैं स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही हो जाएंगे मोल्स। तो वहां पे देखो प्रोडक्ट के 2 हो गए और रिएक्टेंट के कितने हो गए? 3 + 1 हो गए। ये बात सबको क्लियर है? डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस में 2। क्लियर है सबको? हो गया? वैल्यू पुट कर ले। फॉर्मूला क्या बताया था? Kp = Kc RT डेल्टा एन। Kc RT कितनी पावर हो गई? -2। ठीक, तो अगर ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो रिलेशन क्या आ गया? Kp RT ये आ गया। ये भी रिलेशन है, ये भी सेम चीज है। हाँ, इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जनरल तो ये ऊपर वाला है ना, इसके लिए आ गया। तो आपको ये देख के क्या पता लग रहा है? केपी की ये आर और टी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आर और टी की, आर की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, अगर टी की वैल्यू भी क्या हो, आर और टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है? केपी बड़ा है या केसी बड़ा है? केसी बड़ा है। इस इक्वेशन के लिए क्या आया? केसी क्या आया? क्लियर? क्लियर है बात? भूवी वेरोनिका, कोई इक्वेशन दे करके आपसे पूछ सकते हैं इनके केपी केसी में रिलेशन बताइए, तो रिलेशन में आपको लिख सकते हैं केपी = केसी, केपी इज ग्रेटर देन केसी, केसी इज
ग्रेटर देन KP नन ऑफ दीज, ऐसा वैसा करके, या लिख सकते हैं रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड। अरे कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं बता सकते आप। हाँ ठीक है। अब जैसे ये वाला है, अब इसमें जल्दी से बता दो बस। KP और KC में रिलेशन, फॉर्मूला में लिख दे रही हूँ। फर्स्ट में इक्वल हो जाएगा। हाँ, डेल्टा एन अगर निकालेंगे तो प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, और माइनस करेंगे इसका 1 और इसका 1, तो इधर भी 2 ही हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और डेल्टा एन की वैल्यू 0 मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, किसी की पावर 0 होती है तो। ठीक है जी, है ना। और थर्ड वाले में बता दो, ये वाले में थर्ड वाले में क्या करें, डेल्टा एन निकालें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स हैं 3, और ये तो गैस है नहीं, और ये रिएक्टेंट में भी गैस नहीं है, कोई गैस है ही नहीं, गैस के ही तो मोल्स लेने हैं। तो 3 माइनस 0 हो गया, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई 3, तो KP निकाल लो। तो यहाँ पे KP बड़ा हो जाएगा KC से। ठीक है, R की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, T की वैल्यू भी पॉजिटिव मानते हैं अगर नहीं दिया। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर दे देंगे इक्वेशन में, लिख देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कल रिलेशन बताएंगे और सवाल करवाएंगे। हाँ हाँ, आज की खत्म कर देते हैं। तुम्हारा हो जाएगा, नहीं तो और पढ़ा दे 10 मिनट। हेलो हेलो हेलो, अभी गए तो नहीं आप लोग, एक ही, एक चला गया, चलो ठीक है, कल लेते हैं फिर अपना। बाय बच्चों।